आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इंडिया अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी को फिर से रिकैलिब्रेट कर रहा है और इस कड़ी में रशिया ने एक बार फिर Su-57 फाइटर जेट का प्रपोजल दिया है। ये पहली बार नहीं है जब रशिया ने इंडिया को Su-57 ऑफर किया है। पहले इंडिया ने जॉइंट डेवलपमेंट का ऑफर सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंसर्न्स और कॉस्ट इश्यूज थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है और रशिया का ऑफर पहले से कहीं ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। लेकिन इस बार रशिया का प्रपोजल सिर्फ जेट बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डीप लोकलाइजेशन और इंडियन डिफेंस सिस्टम्स की इंटीग्रेशन पर खास जोर दिया गया है। यानी Su-57 का प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। HAL और इंडियन प्राइवेट फर्म्स को को प्रोड्यूस करने का मौका भी मिल सकता है और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि रशिया सोर्स कोड्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को भी तैयार है। अगर आप सोर्स कोड का मतलब समझते हैं तो आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा बार्गेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राफेल जेट्स की एक बड़ी लिमिटेशन ये रही कि फ्रांस सोर्स कोड्स देने को तैयार नहीं है और बिना सोर्स कोड्स के इंडिया अपने वेपन्स को उस स्टेल्थ प्लेटफॉर्म पर फ्रीली इंटीग्रेट नहीं कर सकता। फाइटर जेट का सोर्स कोड दरअसल उसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है। ये कोड एयरक्राफ्ट के लिए एक तरह के इंस्ट्रक्शंस का काम करता है। यही कोड जेट की सेंसिटिव ऑपरेशंस और फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर फाइटर जेट के रडार सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन करनी हो या उसमें कोई नया वेपन इंटीग्रेट करना हो तो वो सिर्फ सोर्स कोड के जरिए ही पॉसिबल है। अब Su-57 जेट के बारे में समझ लेते हैं। सुखोई Su-57 एक ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने डेवलप किया है। Su-57 रशियन मिलिट्री सर्विस का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे खासतौर पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है। Su-57 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हेवीली कंटेस्टेड एयर स्पेस में भी ऑपरेट कर सके, जहां स्टेल्थ, स्पीड और एजिलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियतों में है इसका एक एडवांस स्टेल्थ डिज़ाइन, जिसमें रडार अब्जॉर्बिंग कोटिंग्स और एक स्लीक एरोडायनामिक बॉडी शामिल है जो इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी हद तक कम कर देती है। इसके अलावा Su-57 में इंटरनल वेपन्स बेस दिए गए हैं जिससे हथियार एयरक्राफ्ट के अंदर छिपे रहते हैं और इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल बनी रहती है। Su-57 को पावर देते हैं दो सैटर्न AL-41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स जो हाई थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पर मैक 2 और सी लेवल पर मैक 1.1 की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है इसकी सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, जिसके जरिए एयरक्राफ्ट मैक 1.3 की स्पीड बिना आफ्टर बर्नर्स के मेंटेन कर सकता है। इससे न केवल फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है बल्कि इसकी लॉन्ग रेंज मिशन कैपेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। इसके थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स इसे अनमैच मैन्यूवरेबिलिटी देते हैं, जिससे ये क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट्स में भी सुपर मैन्यूवल मूव्स कर सकता है। कॉम्बैट रोल्स के मामले में Su-57 काफ़ी वर्सेटाइल है। एयर टू एयर कॉम्बैट में यह R-77M एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल से लॉन्ग रेंज टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, R-74M2 इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से शॉर्ट रेंज डॉग फाइट्स कर सकता है और R-37 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल से हाई वैल्यू एरिया टारगेट्स को दूर से मार गिरा सकता है। एयर टू ग्राउंड मिशंस में भी Su-57 उतना ही कैपेबल है। ये टैक्टिकल मिसाइल्स और स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए कर सकता है। मरीटाइम रूल्स के लिए इसमें एंटी शिप मिसाइल्स मौजूद हैं, जबकि एनिमी रडार सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी करीब 10,000 किलोग्राम है, जिससे यह हर मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर सकता है। एवियोनिक्स की बात करें तो Su-57 में मल्टी फंक्शनल इंटीग्रेटेड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और N036 बाइल का आइसा रडार मौजूद है। ये रडार एक साथ कई एरियल और ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज कर सकता है, जिससे इसे एयर सुपीरियरिटी और प्रिसीजन स्ट्राइक्स दोनों में मदद मिलती है। सर्वाइवेबिलिटी के लिए इसमें हिमालयाज इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम लगा है जो एनिमी रडार्स को डिटेक्ट और जैम कर सकता है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के दौर में Su-57 को रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए सिक्योर और हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस किया गया है। कॉकपिट में पायलट को हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम की मदद से सारी फ्लाइट और टारगेटिंग इंफॉर्मेशन सीधे उसकी नज़रों के सामने दिखाई जाती हैं, जिससे कॉम्बैट सिचुएशंस में उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस और रिएक्शन टाइम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। सुखोई Su-57 की कॉम्बैट रेंज बिना रिफ्यूलिंग के लगभग 3500 किलोमीटर है और इसे एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स की मदद से बढ़ाकर करीब 4500 किलोमीटर तक किया जा सकता है। और वहीं अगर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की जाए तो इसकी फेरी रेंज लगभग 7800 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। रॉस्टेक के सोर्सेज के मुताबिक Su-57 में वो की टेक्नोलॉजी शामिल होंगी जो इंडिया के सुपर 30 जेट्स के लिए प्लान की गई हैं,
जैसे कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार और इंडिया डेवलप्ड मिशन कंप्यूटर। Su-57 का ये प्रपोजल इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फ्लीट के अपग्रेडेड वेरिएंट सुपर 30 जेट्स के टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क पर बेस्ड है। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड आइसा रेडार और इंडियन मिशन कंप्यूटर का इंटीग्रेशन न सिर्फ Su-57 की कैपेबिलिटीज को एनहेंस करेगा, बल्कि सुपर 30 जेट्स के साथ इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स को भी स्ट्रीमलाइन करेगा। इस इंटीग्रेशन के जरिए Su-57 में इंडियन ओरिजिन वेपन्स जैसे कि अस्त्रा, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और प्रिसीशन गाइडेड एयर टू सरफेस म्यूनिशंस फिट किए जा सकेंगे, जिससे फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के सुपर 30 जेट्स प्रोग्राम की और गैलियम नाइट्राइड बेस्ड आइसा रेडार की। इंडियन एयरफोर्स एक एम्बिशियस अपग्रेड इनिशिएटिव सुपर 30 प्रोग्राम के तहत अपनी Su-30 MKI फ्लीट की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। इस प्रोग्राम के तहत वर्ष 2026 से 84 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट्स को एडवांस टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे ये जेट्स 4.5 प्लस जनरेशन के स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा हाईलाइट है विरूपाक्षा गैलियम नाइट्राइड बेस्ड आइसा रेडार और एक फुली ऑटोमेटेड डिजिटल कॉकपिट का इंटीग्रेशन। विरूपाक्षा आइसा रेडार को DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया है। इसमें करीब 2600 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स लगे हैं और ये गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो इसे एक्सेप्शनल पावर एफिशिएंसी और हाई परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी देती है। गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइज करती है, जिससे एग्जिस्टिंग AL-31F इंजन्स को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टेक्नोलॉजीज के कई एडवांटेजेस भी हैं, जैसे सुपीरियर डिटेक्शन रेंज, जिससे एनिमी टारगेट्स को दूर से ही स्पॉट किया जा सकता है, रिड्यूस वेट, जिससे एयरक्राफ्ट की एजिलिटी और मैन्यूवरेबिलिटी बढ़ती है, और ऑप्टिमाइज पावर यूज के साथ बेटर कूलिंग एफिशिएंसी, जो लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस को बिना ओवरहीटिंग के सपोर्ट करती है। साथ ही इसकी हाई रिजोल्यूशन और मल्टी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी इसे मॉडर्न वॉरफेयर के लिए परफेक्ट बनाती है, खासकर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में। ये रडार Su-30 MKI को एक तरह का मिनी एवेक्स बना देता है, कैपेबल ऑफ लॉन्ग रेंज सर्विलेंस, बैटल स्पेस अवेयरनेस और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस। इससे ये प्लेटफॉर्म चाइना के J-20 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स के खिलाफ भी फॉर्मिडेबल बन जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर रशिया इतना जेनरस क्यों हो रहा है। इसका बड़ा रीजन है यूक्रेन वॉर और वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री पर बढ़ता प्रेशर। आज रशिया को अर्जेंटली ऐसे भरोसेमंद पार्टनर्स की जरूरत है जो उसकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सस्टेन रख सकें, और इंडिया दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते डिफेंस मार्केट्स में से एक है। इंडिया न सिर्फ एक स्टेबल बायर है, बल्कि एक ऐसा पार्टनर भी है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो रशिया के लिए स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों ही लिहाज से फायदे का सौदा है। और अगर आप देखें तो यूएसए भी लगातार इंडिया को F-35 जैसे एडवांस जेट्स देने के लिए पुश कर रहा है, लेकिन यूएसए की हर डील में कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं। वहीं रशिया की डील कम शर्तों के साथ कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब ये सिर्फ फाइटर जेट की बात नहीं है, अब ये बात है स्ट्रेटेजिक लॉयल्टी, लॉन्ग टर्म लेवरेज और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की। तो असली सवाल ये है कि क्या Su-57 को इंडिया को बेचना रशिया की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है या फिर एक स्मार्ट जियोपॉलिटिकल मूव, ताकि इंडिया फिर से रशिया की तरफ लौट आए। स्ट्रेटेजिकली Su-57 इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखता है। रशिया ने Su-57 का एक्सपोर्ट वेरिएंट ऑफर किया है, जिसमें डीप लोकलाइजेशन और इंडियन सिस्टम्स के इंटीग्रेशन के ऑप्शन शामिल हैं। ये भारत के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। यह जेट न सिर्फ भारत के 5th जनरेशन फाइटर कैपेबिलिटी गैप को ब्रिज कर सकता है जब तक एमका प्रोग्राम पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं होता, बल्कि Su-30 MKI के सुपर 30 अपग्रेड को भी कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि कई कोर टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स दोनों प्लेटफॉर्म में कॉमन होंगे। इसके अलावा अगर इसे इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन के साथ इंटीग्रेट किया जाता है और लाइसेंस प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का रास्ता खुलता है, तो Su-57 इंडिया की लॉन्ग टर्म एयर पावर स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा बन सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक पावरफुल डेटरेंट के रूप में भारत की स्ट्रेटेजिक ताकत को और मजबूत कर सकता है। जो भी हो, एक बात तो साफ है, आज इंडिया ग्लोबल डिफेंस पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर एलाय बन चुका है। अब देखना यह है इंडिया Su-57 को खरीदेगा या ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जिसमें बातचीत तो आसमान छूती हैं, बट जैस रन वे तक नहीं पहुंचते। जय हिंद।